हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। देखो, अपन ने क्या किया था पिछला जो लेक्चर था डी ब्लॉक का, उसके अंदर अपन ने ट्रांजिशन मेटल और डी ब्लॉक के बारे में पढ़ा था। बट किन किन को ट्रांजिशन मेटल कहेंगे, कौन सी डी क्या सारी डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल कह सकते हैं। ठीक है। आज अपन बात करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की, और पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है एटॉमिक रेडियस। ठीक है। अपन बात कर चुके हैं भाई 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, इनको अपन ने क्लासिफाई कर दिया था। भाई 3D सीरीज के अंदर कौन सा आता है, 4D में कौन सा आता है, 5D के अंदर कौन सा आता है। अब इसकी इनकी बारी है अपनी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। आज पहला टॉपिक है इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स में एटॉमिक रेडियस। देखो, एटॉमिक रेडियस क्या होती है? ये कोई एटम है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, एटम है तो एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व होंगे। पहली कंडीशन तो ये है। अब देखो, इस वैलेंस सेल, ये कौन सा हो गया, आउटर मोस्ट सेल हो गया, जिसको अपन क्या कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। अब इस न्यूक्लियस से इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये कहलाती है एटॉमिक रेडियस। क्या कहलाती है? एटॉमिक रेडियस कहलाती है। डिस्टेंस फ्रॉम द एटम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर एटॉमिक रेडियस कहते हैं। पहली चीज। अब देखो, जो एटॉमिक रेडियस है ना, जो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। इट इज डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला अपना कौन सा आता है, न्यूक्लियर चार्ज। पहला कौन सा आता है, न्यूक्लियर चार्ज आता है, और दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट। दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है। अब देखो, पहले टॉपिक की बात करते हैं अपन न्यूक्लियर चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज। देखो, अभी तक तुम लोग पढ़ चुके हो भाई, पता होगा न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा। नहीं पता है तो अभी बता देता हूं। देखो, ये एटम है, इस एटम के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, और इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इस अट्रैक्शन फोर्स को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि देखो, ये न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। जितने ज्यादा न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे, वैलेंस सेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ये इसके बीच में ये को अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये कौन सा हो गया तुम्हारा, न्यूक्लियर चार्ज। कौन सा हो गया, ये न्यूक्लियर चार्ज हो गया। न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, जो एक दूसरे को बाइंड करके रखता है, होल्ड करके रखता है भाई, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इन दोनों को। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करने वाला जो चार्ज है वो कौन सा हो गया, न्यूक्लियर चार्ज हो गया। किसके थ्रू करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या करता है, इसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे, जैसे किसी भी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ ये फर्स्ट सेल के शेल हो गया, ये एल शेल हो गया, ये एम शेल हो गया। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ये के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, तो ये क्या होगी, जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाती है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। पहली चीज तो ये। अब अगर जो मान लो इस आउटर मोस्ट वैलेंस सेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके बाद में कितने, जैसे जैसे आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। वैलेंस सेल में क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे, तो ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। पहली चीज यहां तक समझ में आई आपको। तो अपन क्या कह सकते हैं कि किसी भी एटम के अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर जितने ज्यादा क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। क्या बोलेंगे, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने ज्यादा प्रोटॉन, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उनका न्यूक्लियर चार्ज होगा। क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा,
साइज क्या होगी उस एटम की, उतनी ही छोटी होगी। अपन यही कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर साइज इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगी। ठीक है, ये अपन कह सकते हैं। पहला इफेक्ट आपको समझ में आया कि भाई न्यूक्लियर चार्ज किस प्रकार से एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करता है। तो अगर जो मान लो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के मोटिव क्या है, देखो पहली चीज कि भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वैलेंस शेल के अंदर, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। पहली कंडीशन तो ये है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर इंक्रीज होते जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होती जाएगी, उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। पहली चीज तो ये। अब क्या होगा, उसके बाद में दूसरा इफेक्ट आता है अपना शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, कौन सा, शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट इतना टफ नहीं है जितना अपन समझते हैं। जैसे अपने को ये जो न्यूक्लियर चार्ज है सेम उसके जैसा ही है, हल्का सा डिफरेंस है। क्या है, हल्का सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब देखो, अगर जो दूसरे इफेक्ट की बात करें अपन, शील्डिंग इफेक्ट की, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है, द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल बाय द कोर इलेक्ट्रॉन। अब देखो, आउटर इलेक्ट्रॉन रिपेल बाय द कोर इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसके क्या हो गए, सेल हो गए। अब देखना एक चीज समझना कि भाई एक तो ये जो इसका एटम हो गया, ये वाला कौन सा हो गया, इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक, आउटर शेल, या फिर इसी को अपन क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। पहली चीज तो ये। अब देखो, इस वैलेंस सेल के अंदर जो सेल प्रेजेंट है, बाकी जो जितने भी सेल प्रेजेंट है, इस आउटर सेल के अलावा अंदर की साइड जितने भी सेल प्रेजेंट होते हैं, उन सेल को अपन बोलते हैं कोर सेल। क्या कहते हैं, कोर सेल। इन कोर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोलते हैं अपन, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। अब देखो, आउटर इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। इसका कहने का मतलब हुआ कि देखो, इस सेल के अंदर मान लो 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोर इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन, इन आउटर इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज डिक्रीज। क्यों? क्योंकि देखो देखो, ये वाला जो सेल है इसके अंदर कौन सा आ गया, कोर सेल आ गया। कोर सेल आ गया तो न्यूक्लियस पहले किस पे, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, पहले इन्हीं को अट्रैक्ट करेगा। वो क्या करेगा, इन्हीं कोर इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। अपने जो पास में जो सेल होगा उसी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अब जो इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उन पर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो इसका मतलब इनमें शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो गया। इसी की वजह से इसकी जो साइज है एटम की, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। और इसी को अपन क्या कहते हैं, अब देखो क्या होता क्या है, देखो कि अगर जो मान लो इसके ऊपर न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच की जो ग्रिप है, क्या है, देखिए न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उसके और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो ग्रिप बन रही है, वो ग्रिप क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ऐसा कैसे क्यों हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि अंदर के साइड कौन से आ गए, कोर इलेक्ट्रॉन आ गए। और कोर इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स पहले जितना लगना चाहिए था, उतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कहां यूज हो जाता है, अंदर कोर वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है। अब कोर वालों बीच में अट्रैक्शन होता है तो इस पे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इस पे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसके साथ साथ में अगर जो मान लो इस सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिससे एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और साथ में अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई शील्डिंग इफेक्ट इनके ऊपर कम लगने की वजह से इनको जो ग्रिप बन रही है न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो ग्रिप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ग्रिप कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो जाएगा। यहां तक समझ में। अब देखो, अब अपने पास में सब सेल कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, 4 ही पढ़ते हैं अपन। कौन कौन से पढ़ते हैं, एस, पी, डी और एफ, ये तो सब सेल पढ़ते हैं। अब इसमें जो पेनिट्रेशन पावर है, पेनिट्रेशन
पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होगी, भेदन क्षमता, किसी को भी पेनिट्रेट करने की जो कैपेसिटी है वो किसके अंदर सबसे ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर एस में, उससे कम पी में, उससे कम डी में, और सबसे कम किसके अंदर होती है, एफ ब्लॉक के अंदर होती है। तो अपन कह सकते हैं कि एस ब्लॉक का जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो मैक्सिमम होता है पी ब्लॉक का, उससे कम होता है डी का, उससे कम होता है एफ ऑर्बिटल्स का या एफ सबसेल का, वो क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर उतनी ही कम होती है। ये चीज अपन बात करते हैं। यहां तक तुम लोगों को समझ में है। अगर ये शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉनों का जब अपने डाउन द ग्रुप के अंदर जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो उनकी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो रहे हैं, ग्रुप में नीचे जाने पर इंक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज हो रहे हैं, उसके साथ साथ में कोर सेल इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जब कोर सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, आउटर वैलेंस सेल के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट लगता है, तो वैलेंस सेल के ऊपर जो शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एटम की साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, पहला रीजन तो ये है डी ब्लॉक एलिमेंट का। अब देखो अपन साइज की बात करते हैं, तो साइज में अपन देखते हैं कि बस स्कैंडियम 3D सीरीज के अंदर बात करेंगे। देखो कौन कौन सी होती है, स्कैंडियम हो गई, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये अपने ट्रांजिशन सीरीज होगी, 3D सीरीज होगी। अब 3D सीरीज के अंदर क्या होता है कि भाई स्कैंडियम से कहां तक जाऊंगा मैं, मैग्नीज तक जाता हूं, स्कैंडियम से मैग्नीशियम तक जाता हूं, तो साइज क्या होनी चाहिए थी, साइज होती है डिक्रीज होती है। साइज क्या हो रही है, डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। वैलेंस सेल के अंदर क्या हो रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका जो जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इफेक्टिव चार्ज क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। इफेक्टिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उस एटम की साइज क्या होगी, उतनी ही कम होती है। अब अगर जब फेरस से निकल की तरफ चले, यहां से यहां तक चलते हैं, तो साइज क्या रहती है इनकी, लगभग कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है साइज यहाँ पर, कांस्टेंट रहती है। क्यों, क्योंकि यहां पर नंबर इलेक्ट्रॉन क्या होना स्टार्ट हो जाता है, पेयर होना स्टार्ट हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर होना स्टार्ट हो जाता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लगभग मतलब इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कॉपर और जिंक की बात करते हैं। कॉपर और जिंक की बात करते हैं, तो यहां पर कॉपर और जिंक पर आते आते साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अपन क्या कहते हैं, ये जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या लिखते हैं, 3d10 4s1 लिखते हैं, और जिंक का क्या लिखते हैं, 3d10 4s2 लिखते हैं। अब देखो यहां पर तो ये फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और फुली फिल्ड क्या होता है, मोर स्टेबल होता है देन अनफिल्ड से। तो यहाँ पर कितना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। अब इसके साथ में देखो, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल जिंक के 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मतलब डी और एस के अंदर कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वैलेंस सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। जब वैलेंस सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो अब देखो अंदर कोर वाले इलेक्ट्रॉनों में भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, तो कोर इलेक्ट्रॉनों का शील्डिंग जो जेड इफेक्टिव जितना लगना चाहिए था वैलेंस सेल पे उतना लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि कोर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उस जो अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस के द्वारा लग रहा है उसको होल्ड कर लेंगे अंदर ही अंदर की तरफ, बाहर की साइड क्या लगेगा, कम लगेगा, पहली चीज तो। अब उसके अलावा क्या होगा कि भाई इसके वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फुली फिल्ड होने की वजह से इस पर जो जेड इफेक्टिव है वो कम हुआ है। क्यों, क्योंकि इसके भी जिंक के जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगता है, और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगने की वजह से उसका साइज क्या हो जाता है, कॉपर के कंपैरिजन में बढ़ जाता है। ठीक है, तो आई होप यहां तक समझ में आया आपको। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, और एक चीज और भाई, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को कंप्लीट देखे भाई, है ना, कंप्लीट देखे और लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। ठीक है।